हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, या जिसे आप कभी कभी बुक्स में BOP भी देखते हो। दोस्तों, बात करेंगे सर बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यूजुअली हर किसी एग्जाम में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन पे जाएंगे। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन दी है कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एन इकोनॉमिक ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स या रेजिडेंट्स ऑफ फॉरिन कंट्रीज ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पे याद रखे। क्या क्या? पहला है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। तो व्हाट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जो आप एक इंस्टीट्यूशन या एक वेल एस्टैब्लिश्ड एक रिकॉर्ड होगा, उसको हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कहते हैं। दोस्तों, जैसे आपने इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में हम एक साइड से डेबिट करते हैं, दूसरी साइड से क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट इज दैट? एक साइड से डेबिट, एक साइड से क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड एज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ठीक है ना। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका मार्क शीट है, मैथमेटिक्स में इतने मार्क्स है, साइंस में इतने, इसमें इतने, इसमें इतने। सो व्हाट इज दिस? दिस इज ए काइंड ऑफ एक सिस्टमैटिक तरीके से जब आप रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ही है दोस्तों। ये रिकॉर्ड करती है कौन कंट्री करती है रिकॉर्ड? ये रिकॉर्ड करती है गवर्नमेंट। एक मुल्क रिकॉर्ड करता है, इसका RBI, सॉरी RBI नहीं दोस्तों, सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक। और हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? हमारा सेंट्रल बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों याद रख लेना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, अगर ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है सर, इसको कौन मेंटेन करता है, इसको कौन एस्टेब्लिश करता है? कोई ना कोई एजेंसी तो होगी जो इसको एस्टेब्लिश करेगा, मेंटेन करेगा। तो सर कौन है वो? दैट इज योर सेंट्रल बैंक, हर किसी मुल्क का सेंट्रल बैंक। और हमारे मुल्क के सेंट्रल बैंक को हम RBI कहते हैं। इसी तरह से USA का भी अपना सेंट्रल बैंक इसको रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा, और USA के सेंट्रल बैंक को हम US फेडरल रिजर्व कहते हैं। इसी तरह से जापान का, इसी तरह से चाइना, यानी जितने भी मुल्कों के अपने अपने सेंट्रल बैंक है, वो इसको मेंटेन करेगा इन ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, इन ए सिस्टमैटिक ऑर्डर, ठीक है ना दोस्तों। सो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड क्यों, ये हमने बताया, और कौन मेंटेन करेगा? इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ एवरी कंट्री। लेकिन सर किस चीज का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना है? ये है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, हर किसी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की। व्हाट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन समझाएंगे। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि आप एक हाथ से कोई चीज देते हो और दूसरे हाथ से आप कोई चीज लेते हो। यानी यू गिव गुड, आपने मुझे कार दी, यू गेव मी योर लैम्बोर्गिनी, आपने मुझे अपनी कार लैम्बोर्गिनी दी, मैंने इसके बदले आपको एक फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपीस दिए, ठीक है। यानी आपने कार दी और दूसरे हाथ से आपने रुपए लिए। ये जो एक गुड दिया और इसके बदले में वैल्यू लिया, सो दोस्तों द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड वैल्यू, इट इज नोन एज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इसी को हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेकिन अब यहां से बात आती है, सर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो है, हमने इसी इकोनॉमिक, हर किसी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया, लेकिन किस किस के दरमियान ये ट्रांजैक्शन, किन के दरमियान हो रही है? यानी किसने गुड दिया और किसने पैसे दिए, किसने गुड दिया और किसने यहाँ पे डॉलर्स दिए। तो दोस्तों इंपॉर्टेंटली इस पॉइंट को नोट कर लेना, इट इज बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड नॉन रेजिडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी रेस्ट ऑफ द कंट्री। यानी एक तरफ से इंडिया का होना चाहिए और दूसरी तरफ से किसी और मुल्क का होना चाहिए। अगर इनके दरमियान इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है और RBI इसको मेंटेन करता है, रिकॉर्ड करता है, तो दोस्तों दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसी को हम नाम देते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है दोस्तों। ओके, लेकिन फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक साल के लिए, यूजुअली एक साल के लिए हम करते हैं रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। 2021-22 यानी जो फाइनेंशियल ईयर है, Q1 के लिए, Q2 के लिए कितना बैलेंस ऑफ पेमेंट निकला, क्या डेफिसिट निकला, क्या सरप्लस निकला, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ें हम मेंटेन करते कौन? हमारा RBI या सेंट्रल बैंक। दोस्तों अब समझने के लिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, यहाँ पे अदनान स्वामी है, ठीक है, अदनान स्वामी। ये क्या करेगा दोस्तों? अदनान स्वामी इज ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया।
लेकिन अगर हम देखेंगे इसका ऑरिजिन, तो ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, असल में वो पाकिस्तान में रहता था, इसके माँ बाप पाकिस्तान से है, यानी हिज ऑरिजिन इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन अगर हम इसका पासपोर्ट चेक करेंगे तो हिज पासपोर्ट इज़ फ्रॉम कनाडा, यानी इसकी कनाडा की सिटीजनशिप है। लेकिन रहता कहाँ है? इंडिया में हो। सो अदनान स्वामी इज़ द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अदनान स्वामी इज़ ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान एंड अदनान स्वामी इज़ हैविंग द सिटीजनशिप ऑफ कनाडा। ठीक है दोस्तों, ओके, यहां तक ये बात समझ आ गई। अगर अनिल यहां पे फॉर एग्जांपल, अगर शाहरुख खान, SRK, शाहरुख खान एक अपनी फिल्म इंडस्ट्री खोलेगा, शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री इसका नाम होगा। ठीक है, ये बोलेगा अदनान स्वामी को, अदनान स्वामी को बोलेगा, अदनान स्वामी भाई आप मुझे रिकॉर्ड कोई गाना कंपोज करके दो, मैं आपको दूंगा यहां से पैसे। तो दोस्तों क्या होगा? अदनान स्वामी एक गाना कंपोज करेगा और ये शाहरुख भाई को देता है, और शाहरुख भाई इसके बदले में इसको 1 लाख रुपए देता है। दोस्तों क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस चीज को रिकॉर्ड करेगी? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको मानेगी ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंडर आता है? हाँ या ना बताइए। तो दोस्तों वेरी गुड, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन नहीं करेगी, क्योंकि इट इज नॉट, इट डज नॉट कम अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्यों क्यों क्यों? वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है दोस्तों कि शाहरुख खान इज द रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदनान स्वामी इज आल्सो द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? डेफिनेशन में हमने बोला था अगर ट्रांजैक्शन होगी, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगी बिटवीन द रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, या बिटवीन द रेजिडेंट एंड फॉरेनर, तब जाके इसको आरबीआई मेंटेन करेगी, तब जाके आरबीआई इसको बीओपी में इंक्लूड करेगी। लेकिन अगर ये रेजिडेंट और रेजिडेंट के दरमियान हो रही है, देन इट इज नॉट कॉल्ड एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है दोस्तों, अब एक और एग्जांपल समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर सर असल में क्या होती है। इसी की एग्जांपल लेंगे, अदनान स्वामी की एग्जांपल लेंगे। अदनान स्वामी अब यहाँ पे टॉम क्रूज, अमेरिका का टॉम क्रूज यहाँ पे अपनी फिल्म इंडस्ट्री खोलता है। ठीक है, और टॉम क्रूज अदनान स्वामी को कहता है कि अदनान स्वामी भाई अब लोग हॉलीवुड मूवीज में अंग्रेजी गाने सुनने से पक गए हैं, आप कोई हिंदी गाना कंपोज करो और मुझे अपनी टॉम क्रूज फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक गाना चाहिए। तो अदनान स्वामी उसको गाना बना के बेचता है, लेकिन टॉम क्रूज वहां से इसको $70 देता है फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो अदनान स्वामी इज द रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड टॉम क्रूज इज द रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। सो दोस्तों अब ये गया ना एक, इट इज बिटवीन द रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। सो देन आरबीआई विल एनलिस्ट इट, आरबीआई विल एनरोल इट, आरबीआई विल इंक्लूड इट। ठीक है ना, सो यहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका आ जाएगा, बिकॉज द ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इज बिटवीन द रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ठीक है ना दोस्तों, ओके। लेकिन अब यहां पे हमने डेफिनेशन भी पढ़ी। यहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है दोस्तों, इसमें हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन 3 चीजों पे लगता है। एक विजिबल गुड, यानी जिस गुड को आप छू सकते हो। ठीक है, दैट इज नोन एज विजिबल गुड या टैंजिबल गुड या विजिबल आइटम या टैंजिबल आइटम। ठीक है ना, तो दोस्तों यहां पे उसको हम कहेंगे विजिबल। इसी तरह से इनविजिबल, इनविजिबल में आपका सर्विसेज आता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग, मैं यहाँ पे टीचिंग कराता हूँ, इसके बदले में कीमत लेता हूँ। लेकिन क्या किसी को आप बोलोगे कि मतलब मैंने इसकी टीचिंग को छू लिया? अरे कैसे छूओगे मेरी टीचिंग को? इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट, देन दैट इज वाई इट कम्स अंडर द इनविजिबल आइटम, यानी ये इनविजिबल आइटम में आता है। यानी व्हाट इज इनविजिबल आइटम? इनविजिबल आइटम मीन्स सर्विसेज, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट सर्विस, फॉर एग्जांपल मेडिकल सर्विस, फॉर एग्जांपल टीचिंग सर्विस, फॉर एग्जांपल लॉयर सर्विस, फॉर एग्जांपल डॉक्टर सर्विस। ठीक है ना, ये फॉर एग्जांपल टूरिज्म, फॉर एग्जांपल बिजनेस। तो ये सारा कुछ क्या होता है? अगर इनका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो गया इन चीज़ों का, देन मैं कहूँगा कि इनविजिबल गुड्स का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो गया। इसी तरह से दोस्तों कैपिटल ट्रांसफर, व्हाट इज कैपिटल ट्रांसफर? कैपिटल ट्रांसफर का मतलब होता है कैपिटल रिसेप्ट और कैपिटल पेमेंट। यानी फॉर एग्जांपल अभी आप कैपिटल भेजोगे, ठीक है ना, आप पैसे एक अकाउंट के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। कैपिटल का मतलब होता है पैसा और भी बड़े बड़ी चीज़, तो पैसे या गोल्ड। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप बोलते हो कैपिटल ट्रांसफर्स। तो यहाँ पे जो मैंने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात की, उसमें विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है और ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं, यानी कैपिटल ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
ओके। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंटली हमें समझना है वो ये समझना है दोस्तों कि अगर यहां पे अब बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा, यानी हमने बोला कि रेजिडेंट होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, दूसरी तरफ से इन्हीं के दरमियान इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और इसको मेंटेन कौन करता है? मेंटेन करता है सेंट्रल बैंक ऑफ एवरी कंट्री। लेकिन अब ये मसला है, फॉर एग्जांपल इंडिया ने मेंटेन किया, हमारे आरबीआई ने इसको मेंटेन किया, ठीक है, अपने तरीके से इन द फॉर्म ऑफ रुपीज, चाइना इन द फॉर्म ऑफ येन करेगा, जापान इसी तरह से अमेरिका इन द फॉर्म ऑफ डॉलर करेगा, ठीक है ना। तो लास्ट में ये सारी ये जो फाइल जाएंगी ये जाती है आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, फिर वही उनको चेक करती है, और लास्ट में जो बीओपी वर्ल्ड का निकलता है वो निकलता है जीरो। कैसे जीरो निकलेगा दोस्तों? ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल मैंने अमेरिका से $20 का माल बेचा और अमेरिका ने मुझे $20 दिए, यानी अमेरिका की कंट्री से $20 चले गए लेकिन मेरी कंट्री में वही $20 आ गए। अब मैं इस $20 में से $10 पाकिस्तान भेजता हूं और $10 बांग्लादेश भेजता हूं, तो दोस्तों ओवरऑल क्या निकलेगा लास्ट में? तो ये तो बैलेंस आएगा ना, लास्ट में जीरो निकलेगा। यानी आप जितना भी कुछ करो आईएमएफ के पास जब चला जाएगा तब वहां पे ये जीरो होगा, यानी सारे मुल्कों का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और दोस्तों हर किसी मुल्क का भी अपना अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो होता है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे मसला है, अगर इंडिया ऐसा करता कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रुपीज, वो बोलेगा कि मेरा इतना रुपीज का बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अगर फॉर एग्जांपल यूएसए बोलता कि मेरे इतने डॉलर्स का बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता इसको डी कोड करने में, डिक्रिप्ट करने में, ठीक है। इसीलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ऑलरेडी एक एक्सेल फाइल भेजी होती है हर मुल्क को, हर किसी मुल्क को एक फॉर्मेट भेजा होता है कि भाइयों आप अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसे बनाओ, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक तरफ से होता है डेबिट और एक तरफ से होता है क्रेडिट, और यहां से होता है नेट, और ऊपर लिखा होता है डॉलर्स, मिलियन डॉलर्स, ठीक है ना। यानी आप जो भी कुछ करोगे, यानी आपका कितना पैसा जाता है, आपके मुल्क में कितने पैसे आते हैं, वो आपको इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स ही दिखाने होते हैं। और ये जो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हम नाम देते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मैनुअल BMP6, यानी एक मैनुअल होता है जिसको आप BMP6 नाम देते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो मैनुअल होता है, जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, उसका नाम क्या है, और ये कौन बनाता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। अच्छा, व्हाट इज दिस डेबिट एंड व्हाट इज दिस क्रेडिट? दिस डेबिट मीन्स पॉजिटिव साइन एंड क्रेडिट मीन्स नेगेटिव साइन, ठीक है ना दोस्तों। सॉरी सॉरी यहां पे गलत हो गया, सॉरी डेबिट मीन्स नेगेटिव एंड क्रेडिट मीन्स पॉजिटिव। यानी डेबिट का मतलब होता है आउट गोइंग, आपके मुल्क से कितने डॉलर जा रहे हैं उसको आप नेगेटिव से दिखा रहे हो। एंड क्रेडिट मीन्स इनकमिंग आपके मुल्क में कितने डॉलर्स आ रहे हैं, इसको आप पॉजिटिव से दिखा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे मुल्क में $8 आ रहे हैं, दैट मीन्स क्रेडिट हो गया, $8 आ गए। मेरे मुल्क से $5 चले गए, दैट मीन्स डेबिट हो गया, माइनस साइन दिखाओ, -5, ठीक है ना दोस्तों। सो दैट इज नोन एज डेबिट एंड दैट इज नोन एज क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट का मतलब इनकमिंग एंड डेबिट का मतलब आउटगोइंग। क्रेडिट को हम पॉजिटिव से दिखाएंगे और डेबिट को हम नेगेटिव से दिखाएंगे, यानी -$5, ठीक है ना। इसी तरह से दोस्तों, तो दिस इज द रूल कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इस PDF में हमने दिया गया भी होगा दोस्तों कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के रूल क्या क्या होते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखा है द जनरल रूल इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो क्या लिखा है कि अगर कोई कंट्री में फॉर एग्जांपल पैसे आ रहे हैं तो इसका मतलब है क्रेडिट, तो इसको हम प्लस आइटम लिखते हैं, +$5। इसी तरह से अगर आप स्पेंड करते हो, अगर आप फॉरेन करेंसी को बाहर भेजते हो, अपने मुल्क से दूर भेजते हो, इट इज रिकॉर्डेड एज नेगेटिव आइटम, यानी इसको आप नेगेटिव -$8 लिखोगे, ठीक है। सो दिस इज द रूल इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है दोस्तों, ओके। अब बात करते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स की। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, कैसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंगे। सो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? यहां पे एक्चुअली अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू दोस्तों, दिस इज योर कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस
रिजर्व अकाउंट प्लस एरर्स एंड ओमिशन। फिलहाल आप ये छोड़ो, रिजर्व अकाउंट एंड एरर्स एंड ओमिशन ये ज़्यादातर हम इंक्लूड नहीं करते, हम मेनली फोकस करते हैं करंट अकाउंट पे और कैपिटल अकाउंट पे, ठीक है ना। अब ये करंट अकाउंट क्या भला है दोस्तों, व्हाट इज दिस करंट अकाउंट? तो करंट अकाउंट को अगर मैं खोलूंगा तो इसमें हमें 4 चीजें आती हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर ब्रॉडली देखेंगे तो ब्रॉडली 2 चीजें आते हैं, ठीक है, ब्रॉडली 2 चीजें आएंगी। एक आएगा विजिबल जो मैंने अभी ऊपर बात की, और दूसरा आएगा इनविजिबल, ठीक है। ओके दोस्तों, अच्छा इस विजिबल में क्या आएगा दोस्तों, व्हाट इंक्लूड्स इन दिस विजिबल? इस विजिबल में क्या आएगा? इस विजिबल में आएगा दोस्तों आपको यहाँ पे एक है विजिबल, एक है इनविजिबल। विजिबल में आपका आता है BOT यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्हाट इज दिस बैलेंस ऑफ ट्रेड? तो दोस्तों इस चीज को हम पहले समझेंगे, फिलहाल इसको छोड़ो, बैलेंस ऑफ ट्रेड अभी समझेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बताऊंगा करंट अकाउंट में कितने कंपोनेंट्स, एक है विजिबल, दूसरा है इनविजिबल। तो विजिबल में आ गया बैलेंस ऑफ ट्रेड, और इनविजिबल में क्या आ गया? इनविजिबल में आते हैं दोस्तों, इसको आप कोड याद रखोगे, इनविजिबल मीन्स आपके सर्विसेज, ठीक है। तो इसमें आपका आता है SIT। व्हाट इज दिस SIT? SIT, S मीन्स सर्विसेज, I मीन्स इनकम, एंड T मीन्स ट्रांसफर्स। दोस्तों व्हाट इज सर्विस? सर्विस मैंने आपको बोला, आपने पढ़ाया, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप टीचर हैं, आप टूरिज्म कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन, यानी ये सारी चीज़ें सर्विसेज में आती हैं। इसी तरह से इनकम, इनकम में 3 चीज़ें आती है दोस्तों। एक आता है आपका प्रॉफिट, दूसरा आता है आपका इंटरेस्ट, ठीक है, एंड चौथा आता है आपका डिविडेंड, तीसरा आता है आपका डिविडेंड। प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट आ गया सिंपली आप कोई कारोबार कर रहे हो और आपको इसमें प्रॉफिट आया, फायदा आया, यानी आपने कितनी चीज, फॉर एग्जांपल आपने 5 रुपए का एक बनाना खरीदा था, लेकिन आपने उसको 7 रुपए में बेचा, दैट मीन्स 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। सो यानी व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज जस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 2 रुपए का आपका प्रॉफिट आया। इंटरेस्ट, व्हाट इज इंटरेस्ट? दोस्तों अगर आप बैंक पे जाते हो, बैंक पे आप जाते हो, या आपने फॉर एग्जांपल कहीं पे अपने पैसे लगाए, ठीक है, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है उस पैसे का, यानी एक तरफ से वो भी आपका एक प्रॉफिट होता है, लेकिन टर्म अलग है, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों डिविडेंड, व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी के 4-5 मालिक हैं, ठीक है, एक कंपनी है, इसमें 4-5 मालिक है, उनको फाइनली 1 साल के बाद कितना फायदा आता है, दैट इज कॉल्ड दियर डिविडेंड, यानी इनमें कितना फायदा आ गया, डिविडेंड कितना आ गया, ठीक है ना। सो दैट इज नोन एज डिविडेंड। तो दोस्तों क्या बोला हमने करंट अकाउंट में बोला कि इसके 2 कंपोनेंट्स है, विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल में हमने बोला BOT, उसको अभी हम डिफाइन करेंगे, एंड इनविजिबल में हमने बोला SIT, S मतलब सर्विसेज, I मतलब इनकम, इनकम की बात हो गई, एंड T मतलब ट्रांसफर्स। व्हाट इज दिस ट्रांसफर? ट्रांसफर का मतलब होता है दोस्तों, इट इज आल्सो नोन एज यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब होता है कि दोस्तों फॉर एग्जांपल पहली बात आती है इसमें रेमिटेंस। व्हाट इज रेमिटेंस? देखो दोस्तों रेमिटेंस समझाता हूं, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला अदनान स्वामी की बात हमने करी थी, अदनान स्वामी, और यहां से हमने टॉम क्रूज की बात करी थी। अदनान स्वामी ने टॉम क्रूज को गाना बेचा और टॉम क्रूज ने उसको $70 दिए, ठीक है। अदनान स्वामी कहाँ रहता है? इंडिया में रहता है, लेकिन असल में ये कहाँ का है? असल में पाकिस्तान का है, तो इसके माँ बाप भी पाकिस्तान में होंगे। तो अदनान स्वामी फॉर एग्जांपल इस $70 में से $50 बेचेगा अपने माँ बाप को पाकिस्तान। सो दीज $50 आर नोन एज रेमिटेंसेस। अब ये बोलो, ये पॉजिटिव हमारे मुल्क के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ये नेगेटिव है, क्योंकि हमारे मुल्क से जा रहा है, और पाकिस्तान इसको +50 करेगा क्योंकि पाकिस्तान में आ रहा है। सो दिस इज नोन एज रेमिटेंस। इंडिया में बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेज आते हैं, क्योंकि इंडिया के लोग कतर में, दुबई में, USA में, चाइना में बहुत सारे लोग हैं, वो वहाँ पे अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को पैसे भेजते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंस। सो इस ट्रांसफर में क्या आता है? एक तो मैंने बोला रेमिटेंस, दूसरा मैंने बोला दोस्तों डोनेशन, आप डोनेशन करते हो, और तीसरा होता है गिफ्ट, आप किसी को गिफ्ट देते। लेकिन इन तीनों में हमने एक कॉमन बात देखी, दिस इज नोन एज यूनिलेटरल। यूनिलेटरल, वाई यूनिलेटरल? क्योंकि आप देते हो लेकिन इसके बदले में आप कोई चीज़ नहीं लेते हो, आप देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने माँ बाप को पैसे बेचे इंडिया, लेकिन आप उनसे थोड़ी ना कुछ वापस लेते हो। आपने किसी को गिफ्ट दिया, आप थोड़ी ना उसे कुछ वापस लेते हो। आपने डोनेशन दी, आपने चैरिटी दी, ठीक है, एक और इंक्लूड करना इसमें चैरिटी, आपने चैरिटी दी तो आप उसको वापस लेते हो? कुछ नहीं। सो दैट इज नोन एज यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन।
ठीक है। सो दोस्तों ये हमने बात की करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट में मैंने बोला विजिबल कंपोनेंट एंड इनविजिबल। इनविजिबल में हमने एसआईटी की बात करी, यानी सर्विस, इनकम एंड ट्रांसफर। विजिबल की बात करेंगे दोस्तों, तो विजिबल की बात हमने की। विजिबल में क्या आया? बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? इसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे इसने लिखा भी है बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। What is balance of trade? Balance of trade is net earning on export minus net payment for import. यानी एक्सपोर्ट कितना किया आपने माइनस इंपोर्ट कितना किया आपने। लेकिन इसमें याद रख लेना दोस्तों, इट इंक्लूड्स ओनली गुड्स। यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ गुड्स आते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुड्स आते हैं दोस्तों बैलेंस ऑफ ट्रेड में। इसमें सर्विसेज वर्विसेज नहीं आती है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमने क्या बताया? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फॉर एग्जांपल आपने $7 का एक्सपोर्ट किया माइनस आपने इंपोर्ट किया $5 का, ओवरऑल कितना निकला? $2, मगर प्लस $2। सो दिस इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। ये इसी को कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी आपने आपने एक्सपोर्ट कितने डॉलर का किया माइनस आपने इंपोर्ट कितने डॉलर्स का किया, ओवरऑल क्या निकला इसका रिजल्ट, नेट क्या निकला, उसको मैं कहता हूं दोस्तों बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन मैंने बताया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ गुड्स आते हैं, यानी विजिबल चीजेस आते हैं, ओनली विजिबल चीजेस। इसमें सर्विसेज वर्विसेज या ट्रांसफर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। यानी जब आप ट्रेड करते हो ना गुड्स का, आपने यहां से कार दी, वहां से आपने उस डॉलर लिए, जब ये ट्रेड हुआ ना, ये गुड्स का ट्रेड हुआ, विजिबल गुड्स का ट्रेड हुआ, तब जाके मैं उसको कहता हूं बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज बेसिकली द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड इट इज बेसिकली द नेट अर्निंग ऑन एक्सपोर्ट माइनस नेट अर्निंग ऑन नेट पेमेंट फॉर इंपोर्ट, ठीक है ना। तो उसको मैं कहता हूं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अगर कोई अब आपको बताएगा व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द कंपोनेंट ऑफ व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका कंपोनेंट है? करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट खुद किसका कंपोनेंट है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इनडायरेक्टली इज द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसीलिए हम कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रॉडर टर्म है और बैलेंस ऑफ ट्रेड नैरोअर टर्म है, ठीक है ना। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट आते हैं, कैपिटल अकाउंट आते हैं और भी बहुत चीजें आती हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ ट्रेड ऑफ गुड यानी विजिबल चीज आता है, ठीक है दोस्तों। ओके, यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में यहाँ पे मैंने दे के रखा है डिफरेंस, तो आप इनको चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड मैंने आपको बताया, BOT जो मैंने आपको बताया, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा आपने एक्सपोर्ट किया $7 का, लेकिन आपने इंपोर्ट किया था $5 ने। आपने मतलब आपके मुल्क ने, आपकी गवर्नमेंट ने। तो ओवरऑल कितना निकला? $2, लेकिन प्लस $2। दिस प्लस $2 मीन्स सरप्लस। जब आपका नेट वैल्यू रिजल्ट माइनस करके, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट माइनस करके जब आपका प्लस में आता है, इट इज नोन एज सरप्लस। अगर माइनस में आएगा देन इट इज नोन एज डेफिसिट, ठीक है, देन इट इज नोन एज डेफिसिट। अगर माइनस में आया और अगर प्लस में आया देन इट इज नोन एज सरप्लस। तो कभी कभी आपको बुक्स में ये भी देखने को मिलेगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा सरप्लस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में ज्यादा डॉलर आते हैं। अगर कभी ऐसा लिखा होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है हमारा मुल्क, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुल्क से ज्यादा डॉलर्स जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी होता है ना दोस्तों, अगर कभी आपको बोला बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या है दूसरा, इसका मतलब है हमारा मुल्क ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। जब एक्सपोर्ट का मतलब हम चीजें दे रहे हैं लेकिन डॉलर्स आ रहे हैं, दैट मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस मीन्स एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है। इसी तरह से कभी आप बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, तो आप बोलना हमारे मुल्क में इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इंपोर्ट का मतलब हम चीजें ला रहे हैं और हमारे मुल्क से बहुत डॉलर जा रहे हैं, डॉलर्स जा रहे हैं। जब मुल्क से डॉलर ज्यादा जाएंगे तो हमारा मुल्क बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, ये दो टर्म्स हमने समझी। इसी तरह से फिर हम जब बाद में देखेंगे कि कंपोनेंट्स हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ हमने करंट अकाउंट पढ़ा, ठीक है। अगर करंट अकाउंट यहां पे अब इसका नेट आया आपका सरप्लस, यानी ज्यादा आपको पॉजिटिव में ही आया, देन इट इज नोन एज CAS, करंट अकाउंट सरप्लस। और कभी आप देखोगे कि करंट अकाउंट आपका आता है
करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी इसका मतलब हो कि आप डेफिसिट है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं दोस्तों चालू खाता घाटा। यानी आपका जो चालू खाता है उसमें घाटा आया है, यानी करंट अकाउंट आपका डेफिसिट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे हम इसी चीज को समझेंगे कि करंट अकाउंट आपका कैसे डेफिसिट होगा और करंट अकाउंट आपका कहां से दोस्तों सरप्लस होगा। देखो दोस्तों, अब हम इसकी बात करेंगे। तो करंट अकाउंट में मैंने बोला पहली बात जो है दैट इज BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड होता है चीज़ों का। अच्छा, इसमें अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंडिया क्या ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करता है और इंडिया कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करता है ज़्यादा। इंडिया एक्सपोर्ट करता है, यहां पे मैं दिखाऊंगा भी दोस्तों, इंडिया एक्सपोर्ट करता है। पहले इंपोर्ट की बात करते हैं। IMPORT, इंपोर्ट यानी अपने मुल्क में कौन कौन सी चीज़ें लाता है, दैट इज क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, यानी क्रूड ऑयल लाता है। ठीक है, दूसरा है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब बड़ी बड़ी मशीनें, चाइना से बड़े बड़े बिल्डोजर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के लिए काम करने के लिए मशीनें, रोबोट्स। इसी तरह से गोल्ड, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी अभी मेरे पास भी 3 फ़ोन है, 4 फ़ोन है, तो सारे चाइनीज़ माल है, सारे चाइनीज़ के फ़ोन है। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, बाकी बाकी डिवाइसेस, बैटरीज। इसी तरह से दोस्तों केमिकल्स, केमिकल्स, ठीक है, जो हमारे लेबोरेटरीज में केमिकल्स होते हैं वो हम अपने नहीं बनाते, वो हमें बाहर के मुल्कों से लाते हैं। सो दैट इज केमिकल्स का भी हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा। अच्छा, अब एक्सपोर्ट की बात करेंगे दोस्तों। इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है पेट्रो प्रोडक्ट्स। व्हाट इज पेट्रो प्रोडक्ट्स? देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब वो ऑयल जो भी ऑयल नहीं होता, इसमें बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स निकाल देते तब जाके ऑयल बनता है। और जो ये बाई प्रोडक्ट्स होते हैं इंडिया वही बेचता है, ज्यादातर एक्सपोर्ट वही करता है। सो दैट इज नोन एज पेट्रो प्रोडक्ट्स। अनदर थिंग इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंडिया नंबर 2 है आफ्टर चाइना एग्रीकल्चर में। इसी तरह से कुछ केमिकल्स, और इसी तरह से ज्वेलरी, ज्वेलरी इंडिया में जो स्टोन्स है पाए जाते, ठीक है ना, यथ आज क्रियंक बाकी बाकी चीज़ें। ठीक है, तो दैट मीन्स दोस्तों ये ज्वेलरी इंडिया एक्सपोर्ट करता है। अच्छा, अब करंट अकाउंट कब सरप्लस बनेगा और करंट अकाउंट का डेफिसिट कब डेफिसिट बनेगा? ऑब्वियसली बात है दोस्तों, ज़्यादा अगर इसने एक्सपोर्ट किया तो करंट अकाउंट सरप्लस बनेगा, लेकिन अगर ज़्यादा इसने इंपोर्ट किया तो करंट अकाउंट डेफिसिट बनेगा। लेकिन इंडिया में 2020 से पहले तक करंट अकाउंट डेफिसिट ही होता था। क्यों होता था डेफिसिट? क्योंकि इंडिया के ज़्यादातर डॉलर्स चले जाते थे गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज मतलब आपके अरब वरब आके जहाँ पे आप ऑयल लाते हो, तो इंडिया के डॉलर चले जाते थे, आउट गो जाते थे, यानी इंडिया को माइनस करना पड़ता था, क्योंकि डॉलर जाते थे क्या लाने के लिए, तेल लाने के लिए। लेकिन जब लॉकडाउन हो गया, 2-2.5 साल तक लॉकडाउन रहा, तो गाड़ियां चली नहीं, तेल का खर्चा बच गया, तो इंडिया में जो डॉलर्स थे वो तो बैंक में ही रह गए, फॉरेक्स रिजर्व में ही रह गए। ठीक है ना, तो हमें इंपोर्ट करना ही नहीं पड़ा, तो हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में चला गया। और दूसरी बात, सर्विसेज की बात, इंडिया सर्विसेज में नंबर 1 पे आगे चल रहा है, IT, बिजनेस, टूरिज्म, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें इंडिया लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया, कंप्यूटर, मोबाइल्स, बाकी बाकी चीज़ें। तो इन शॉर्ट इससे क्या हुआ, इंडिया का सरप्लस हो गया, क्योंकि प्लस में चला गया, क्योंकि इंडिया ने बेचा अपनी सर्विसेज, बहुत सारे सर्विसेज बेचे। ठीक है, तो इंडिया अभी करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है थैंक्स टू द कोविड, जिसकी वजह से इंडिया करंट अकाउंट सरप्लस चला, क्योंकि इंडिया को इंपोर्ट नहीं करना पड़ा तेल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि तेल की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा डॉलर्स बाहर जाते हैं, और इसीलिए इंडिया फिर करंट अकाउंट डेफिसिट बनता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम दूसरे कंपोनेंट की। अच्छा, लेकिन यहाँ पे दूसरे कंपोनेंट आने से पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे जो मैं अभी बीओपी बता रहा था, इसमें मैंने बताया कि बीओपी में क्या चीज़ें आती है, मर्चेंडाइज बैलेंस, सर्विस बैलेंस एंड यूनिलेटरल। यूनिलेटरल मैंने आपको बताया, सर्विस का भी बताया, एंड मर्चेंडाइज का मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये याद रख लें, ट्रेड यानी जो आप गुड्स बेचते हो या खरीदते हो वो चीज़ें। ठीक है ना, यहाँ पे व्हाट इज ट्रेड बैलेंस, मर्चेंडाइज मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विस मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसी तरह से इनकम बैलेंस मैंने बोला कि नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है ना, और नेट इंटरनेशनल कंपनसेशन। यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब गिफ्ट, चैरिटी, रेमिटेंसेज, बाकी बाकी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बोली। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट बैलेंस की। व्हाट इज कैपिटल अकाउंट बैलेंस? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में दोस्तों 2 चीज़ें आती हैं। ठीक है, मेनली बड़ी बड़ी 2 चीज़ें आती है इसमें। क्या क्या आता है दोस्तों? कैपिटल अकाउंट में आपका आता है इन्वेस्टमेंट
और कैपिटल अकाउंट में आपका आता है लोन। ठीक है, यानी व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट में आपका इन्वेस्टमेंट आता है और आपका लोन आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। देखो दोस्तों, लोन पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पे इसने कैपिटल अकाउंट दिया होगा, इसी की बात करेंगे पहले इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट में दो चीजें आती है, एक आता है आपका डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और दूसरा आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर हम इस डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देखेंगे दोस्तों, इट मीन्स व्हाट इज दिस डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट? दोस्तों, ये जो आपका डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, इसको हम कभी कभी लिखते हैं एफडीआई, कभी कभी नहीं, हमेशा लिखते हैं एफडीआई। एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसको हम एफआईआई भी लिखते हैं, और असल में टर्म जो है दैट इज एफपीआई। व्हाट इज एफआईआई? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शन एंड या उसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो सर हमें समझाओ कि ये एफडीआई और एफपीआई क्या होता है। दोस्तों, दोनों होते हैं फॉरेन के, यानी दूसरे मुल्कों के लोग होते हैं जो हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं या हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। लेकिन अब फर्क क्या है, एफडीआई और एफआईआई में फर्क क्या है? ठीक है दोस्तों, यहां पे मैं आपको समझाऊंगा एफडीआई और एफआईआई में फर्क क्या है। एफडीआई जो होती है दोस्तों, वो लॉन्ग टर्म उनकी रिलेशन होती है कंपनी के साथ, यानी लॉन्ग टर्म लोन्स वो कंपनी में देते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। और एफपीआई क्या करता है? ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से दूसरी फर्क क्या है, जो एफडीआई है, एफडीआई यहां पे मैं लिखूंगा एफपीआई। एफडीआई जो है वो क्या करता है दोस्तों, याद रख लेना, कंपनीज एक्ट 2013 एक एक्ट है जिसमें बहुत सारे कंपनीज के रूल्स दिए गए हैं कि आप कैसे अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करोगे, बैलेंस कैसे दिखाओगे, डेबिट साइड क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड क्या लिखोगे, अकाउंटेंसी आपने पढ़ी होगी तो वहां पे आप ये चीज़ देखोगे। तो कंपनी एक्ट 2013 में कंपनी को 3 में डिवाइड किया गया है। एक है 1% कंपनी, यानी जो 1% चलाता है कंपनी, फॉर एग्जांपल मैं भी कोचिंग सेंटर चलाता हूं, दिस इज माई 1% कंपनी। दूसरा होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, और तीसरा होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में दो तरह की कंपनीज होते हैं, एक होते हैं लिस्टेड कंपनी जैसे कि आपका वोडाफोन, और दूसरा होता है अनलिस्टेड कंपनी जैसे कि आपका नोकिया। ठीक है, खैर छोड़ो। तो मैंने क्या बताया, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, उनमें जो लिस्टेड कंपनीज है, अगर उनमें 10% से ज्यादा इन्वेस्ट किया, यानी जो एफडीआई है, एफडीआई को बोला गया है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को बोला गया है कि आप पब्लिक कंपनीज में 10% से ज्यादा अपने शेयर रख सकते हैं, यानी ये 10% से भी ज्यादा कंपनी में क्या हो सकता है दोस्तों, इनका अधिकार हो सकता है, कंपनी में इनका शेयर 10% से ज्यादा हो सकता है, मालिक होंगे 10% से ज्यादा कंपनी के। लेकिन इसी कंपनी में जो एफपीआई है वो लेस देन 10% अपने शेयर रख सकते हैं, यानी 10% से ज्यादा उनको शेयर रखने नहीं देते। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, कभी भी अपना पैसा बोलेंगे अरे यार मुझे 2 महीने के बाद अपना पैसा लेना है, यहाँ पे इतना नुकसान हो रहा है, घाटा वाटा हो रहा है, इतना फायदा नहीं रहा है, तो मैं अपने पैसे वापस लूंगा। ठीक है, तो इसीलिए उनको कहा जाता है कि आपको सिर्फ 10% से कम ही आपको हम कंपनी का शेयर देंगे। लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को ये बोला गया होता है कि नहीं, आप 10% से ज्यादा कर सकते हो, रख सकते हो शेयर कंपनी में, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया होता है कि 10 साल के लिए, 20 साल के लिए हम कम से कम कंपनी में रहेंगे। तो इसीलिए जो एफडीआई के लिए होता है वहां पे सेक्टोरल कैप्स लगे होते हैं, यानी वहां पे बोला होता है कि आप सिर्फ 49% फॉर एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो ये होते हैं एफपीआई, उनको 74%, या उनके लिए कोई कैप नहीं होती है, उनके लिए कोई कैप नहीं हो, उनको बोला जाता है जितना करना है उतना करना है करो। लेकिन जो एफडीआई है उनको कभी कभी किसी सेक्टर में 49%, ठीक है, फॉर एग्जांपल सर्विस सेक्टर में 49%, फॉर एग्जांपल किसी अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो 74%। ठीक है दोस्तों, तो एक सेक्टोरल कैप्स लगते हैं जहां पे ये इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अब मुझे लगता है कि एफडीआई और एफपीआई के बारे में आपको पता चल गई होगी कि व्हाट इज एफडीआई। सिंपली अगर कुछ नहीं याद रखोगे, बस इतना याद रखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो लोग होते हैं फॉरेन के जो हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्रेटर देन 10% इन द कंपनी शेयर, और एफपीआई वो होते हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं लेस देन 10% इन द कंपनी शेयर। बस इतना आप याद रख लीजिए।
तो अब ये लोन देते, शेयर देते हैं ना, अपने डॉलर्स हमारे मुल्क में भरते हैं, अपने डॉलर्स हमारे मुल्क में लाते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज नोन एज कैपिटल, क्योंकि ये उनके पैसे होते हैं, कभी ना कभी उनको वापस करने होते हैं, उन्हीं के पैसे वापस करने होते हैं ना, यानी जो पैसे वापस करने होते हैं उनको हम कहते हैं कैपिटल, ठीक है, यानी एक किस्म की लायबिलिटी होती है। ओके दोस्तों, तो इसी तरह से मैंने बात की दोस्तों अदर कैपिटल की, तो अदर कैपिटल में क्या आता है, आपके बैंक लोन्स आते हैं, ठीक है दोस्तों, लोन्स आते हैं। तो लोन में क्या क्या आएगा दोस्तों, लोन में आपका सॉफ्ट लोन आता है। व्हाट इज सॉफ्ट लोन? सॉफ्ट लोन का मतलब होता है लेस इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल कभी आरबीआई आपको देती है लेस इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और बिल्कुल कम इंटरेस्ट उसमें होता है, दैट्स कॉल्ड है सॉफ्ट लोन, ठीक है। तो ये होते हैं और भी सारे लोन्स जो आप लेते हो किसी से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको देता है, तो दैट इज नोन एज सॉफ्ट लोन। या कभी कभी वर्ल्ड बैंक आपको देगा अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने मुल्क को डेवलप करो तो वर्ल्ड बैंक से आप लोन लेते हो, दैट इज नोन एज सॉफ्ट लोन, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो यहां पे हमने बात की कैपिटल की भी। अच्छा, रिजर्व अकाउंट, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया रिजर्व अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज रिजर्व अकाउंट, तो रिजर्व में बेसिकली 3 अकाउंट्स आते हैं रिजर्व अकाउंट में। एक होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो आपको लोन देता है, दूसरा होता है एसडीआर, व्हाट इज एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। ये होते हैं बेसिकली आपके एसेट्स जो किसने क्रिएट किए होते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, ठीक है, जो टाइम टू टाइम ये मेंबर कंट्रीज को देती रहती है। और तीसरा होता है रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड, ये होता है आपका गोल्ड। तो ये होते हैं आपके रिजर्व्स, ठीक है दोस्तों। ओके, अब एक और कंपोनेंट मैंने बोला था एरर्स एंड ओमिशन। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको डेबिट साइड में क्रेडिट लिखना होता है, डेबिट साइड में आप क्रेडिट का लिखते हो और क्रेडिट में आप डेबिट का लिखते हो, तो आपको एरर्स एंड ओमिशन हो ही जाती है, वो करेक्ट करने होते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैं अभी आपको फॉर्मेट बता रहा था, जो मैं आपको अभी बोल रहा था, क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। क्रेडिट का मतलब आपके मुल्क में कितना आ रहा है, डेबिट का मतलब आपके मुल्क से कितना जा रहा है, माइनस, यानी क्रेडिट का मतलब है कि आपने एक्सपोर्ट किया, जब आप गुड्स दोगे तो वहां से आपको डॉलर आएंगे 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 अपने मुल्क में, दैट्स वाई ये। और इसी तरह से डेबिट, डेबिट का मतलब है कि आप इंपोर्ट करते हो, यानी अपने मुल्क से चीजें लाते हो लेकिन अपने मुल्क से पैसों को जाने देते हो, डॉलर्स को जाने देते हो, दैट इज द इंपोर्ट। ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है, दैट इज नोन एज ट्रेड अकाउंट बैलेंस। इसी तरह से करंट अकाउंट बैलेंस में क्या आएगा, करंट अकाउंट बैलेंस में सर्विसेज आते हैं, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, यूनिलेटरल रिसिप्ट, ये ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। कैपिटल अकाउंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कौन चीजें प्लस होंगी और कौन चीजें माइनस होगी, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, यहाँ का कोई आदमी, हिंदुस्तान का कोई आदमी चाइना की कंपनी में पैसे भरेगा तो वो तो मायने जाएगा, क्योंकि यहां से तो डॉलर चले गए। इसी तरह से शॉर्ट टर्म लैंडिंग, इंडिया किसी को फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, उन गरीब मुल्कों को देती है पैसे, दैट मीन्स इंडिया उनको देती है, तो यहाँ से डॉलर जा रहे हैं, इंडिया उनको लोन दे रहा है, शॉर्ट टर्म लैंड कर रहा है। या लॉन्ग टर्म, कभी लॉन्ग टर्म भी करेगा तो वो भी माइनस में चला जाएगा, क्योंकि इंडिया से पैसे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालना। अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालेंगे। मैंने आपको बताया व्हाट इज सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस क्या होता है। अगर आपके रिसेप्टर्स, यानी आपको ज्यादा आए आपके मुल्क में डॉलर एज कंपेयर टू ज्यादा चले गए, यानी क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, ये मैंने ऑलरेडी बताया। और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्या होता है, जब आप के मुल्क से ज्यादा जाएंगे इन कंपेरिजन टू कम ही आएंगे, तो यानी क्रेडिट इज लेस देन डेबिट, तो दोस्तों उसको मैं नाम देता हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब यहां पे है कि क्या क्या काजेज है जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पे जो अब मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों कि करेक्ट कैसे करेंगे। देखो दोस्तों, करेक्ट क्या करना है, व्हाट टू करेक्ट एंड हाउ टू करेक्ट, क्या ये चीजें करेक्ट करनी, क्यों ये चीजें करेक्ट करनी है दोस्तों, यहां पे अब आ जाते हैं हम और इस चीज को हम समझते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, देखो यहां पे मैंने आपको बताया कि हर मुल्क का, हर किसी मुल्क का क्या होना चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो आना चाहिए, यानी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डेबिट ज्यादा होता है, अगर डेबिट ज्यादा हो गया तो मैं कहूंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डेफिसिट। अगर बैलेंस क्रेडिट आ गया, ज्यादा चीज क्रेडिट आ गया, यानी नेट जब मैंने निकाला तो क्रेडिट आ गया, तो अगर ये क्रेडिट आ गया तो मैं कहूंगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। लेकिन अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे और ये आ क्यों जाता है ये मैं बताऊंगा दोस्तों आपको। ये आ इसलिए जाता है क्योंकि कभी कभी जो मैंने अभी आपको बताया साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, एक्सपोर्ट्स में कमी आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होती है, रैप पॉपुलेशन इंक्रीज होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज, नेचुरल कैलामिटीज, या कभी कुछ वार पार हो गया, उसकी वजह से ये चीज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आती है,
ठीक है, कभी ये पॉजिटिव होता है तो कभी नेगेटिव होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस उसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो मैं आपको बताता हूँ 1991 की बात, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गए थे इंडिया में, और इसी के बाद फिर इंडिया ने क्या चालू किया था, जिसके आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कहते हो दोस्तों, यानी जो न्यू इकोनॉमिक एनईपी यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंडिया ने अडॉप्ट की, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म जिन्हें आप कहते हैं, जो आपके सिलेबस में भी है दोस्तों। फिर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो गई थी। अच्छा, हुआ क्या था बेसिकली, देखो दोस्तों, 1991 में गल्फ क्राइसिस हुए थे, गल्फ वॉर हुआ था, यानी जो ये अरब कंट्रीज है बाकी बाकी वहां पे, तो वहां पे क्या हुआ, प्राइस जो तेल का प्राइस है वो शूट अप हो गया। ठीक है, यानी प्राइस बहुत ज़्यादा चला गया। तो इंडिया ने क्या किया, अगर इतना प्राइस है तो तेल कहाँ से ला, इंडिया को तो ज़्यादा इंपोर्ट करना तेल ही पड़ता है। तो अब जब वहाँ पे ज़्यादा प्राइसेस राइज हो गए तो इंडिया यहाँ से फंस गया, इंडिया को सारे जो डॉलर्स फॉरेक्स रिजर्व में थे वो चले गए तेल लाने में, और इंडिया खाली पड़ गया। और दूसरी तरफ से यूएसएसआर इंडिया को मदद करता था, कुछ पैसे वैसे देता था, लेकिन उस टाइम पे यूएसएसआर ने भी कोई मदद नहीं की। तो फिर फाइनली क्या हुआ, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद ली, लेकिन आईएमएफ ने इंडिया को बोला कि हम तभी मदद करेंगे आपको जब आप एलपीजी चालू करेंगे अपनी कंपनी, अपनी मुल्क में, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उस टाइम पे थैंक्स टू मनमोहन सिंह, ही वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट इन द कंट्री, बहुत अच्छा आदमी था। तो दोस्तों उसने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि जो बाहर के लोग हैं, फॉरेनर्स, उन्होंने हमारे मुल्क में पैसे जमा कराए, कैसे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो मैं अभी बात कर रहा था, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में डॉलर्स आ गए, और हमारे मुल्क में जो ये क्राइसिस थे, बीओपी क्राइसिस, जो हमारी डेफिसिट बहुत ज़्यादा आ गया था, वो फिर ख़त्म हो गए। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट जो है वो है $1728 बिलियन, मिसाल के तौर पर नहीं, माइनस $1728 बिलियन। इंडिया फॉर एग्जाम्पल इतना समझो कि इतना डेफिसिट है इंडिया का अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, यानी हमारे मुल्क से इतने डॉलर चले गए, तो इसको जीरो लाने के लिए प्लस 1728 करना पड़ेगा ना, है ना। तो इतने डॉलर्स तो हमारे मुल्क में आने चाहिए ना इसको बैलेंस करने के लिए, तो क्या करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होता है दोस्तों, उस टाइम पे आरबीआई का रोल रहता है, उस टाइम पे आरबीआई का, ये आरबीआई की जिम्मेदारी होती है। वो क्या करता है दोस्तों, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई यहाँ पे लाएगा 1728 रुपए, लेकिन वो कहाँ से लाएगा, आरबीआई फिर उसका गवर्नर क्या करेगा, अभी कौन है उसका गवर्नर, शक्ति कांता दास। ठीक है, याद रखना आरबीआई गवर्नर कौन है प्रेजेंटली, शक्ति कांता दास। ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा दोस्तों, इसको ये नहीं, ये -1728 को करेक्ट करने के लिए, बैलेंस को बैलेंस बनाने के लिए प्लस 1728 लाएगा, लेकिन कहाँ से लाएगा, या तो ये अपनी तिजोरी से निकालेगा, ठीक है ना, या बाहर से लोन लेके आएगा, ठीक है ना, यानी अपनी तिजोरी से बाहर निकालेगा, तो लोगों को मार्केट में देगा, और इस चीज़ की वजह से फिर बैलेंस हो जाएगा और क्राइसिस खत्म हो जाएंगे। तो यही अब हमने पढ़ना है कि कैसे इसको, अगर ये डिसइक्विलिब्रियम आया है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इसको कैसे करेक्ट करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज मॉनिटरी मेजर्स। पहले इसमें आता है मॉनिटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आता है, मैंने आपको बताया है कि आरबीआई के अंडर रहता है मॉनेटरी पॉलिसी। अगर लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो ये क्या करेगा गवर्नमेंट, यानी पैसे आए हैं लोगों के पास तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन होगी, पिछला लेक्चर हमने पढ़ा, महंगाई होगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी से क्या करेगा आरबीआई, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स लगाएगा बैंक्स में, और बैंक्स इन टर्न लोगों पे इंटरेस्ट रेट लगाएगा, और लोगों के पास पैसे कम आएंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली जब इन्फ्लेशन कम हो जाएगी तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो स्टेबल रहेगा। तो इन्फ्लेशन की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों गवर्नमेंट भी करेगा फिस्कल पॉलिसीज, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग अपनी कम करेगा, गवर्नमेंट टैक्सेस ज़्यादा लगाएगा, स्पेंडिंग कम करेगा, जिसकी वजह से लोगों के पास कम पैसे आएंगे और लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि अगर मिसाल के तौर पर मुल्क में इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है दोस्तों, एक्सपोर्ट चीपर बन जाता है। जब मनी का वैल्यू डेप्रिसिएशन होती है, तो ये मैंने पिछले लेक्चर्स में भी इन्फ्लेशन में पढ़ा है, तो यहाँ पे मनी का वैल्यू जो होता है वो चीपर होता जाता है, और एक्सपोर्टर्स चीपर होते हैं और इम्पोर्टर्स कॉस्टलियर होते हैं। फिर गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट यहाँ पे इसी डेप्रिसिएशन को बनाए रखता है ताकि एक्सपोर्ट चीपर हो जाए और हमारी मुल्क में और ज़्यादा डॉलर्स आ जाए।
अगर ये नेगेटिव है, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है तो क्या करना है, तो फिर यहाँ पे ये चीज़ें कम करनी है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है, तो अपनी रुपए का कीमत बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। इसी तरह से डिवैल्यूएशन, ये भी मैंने आपको बताया। और दोस्तों अब बात क्या आती है डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन, अगर मुल्क में मतलब कंजप्शन को कम करना है तो डिफ्लेशन करनी है, ठीक है ना। डिफ्लेशन करनी, अगर मुल्क में आप डिफ्लेशन करोगे तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एक्सपोर्ट। डिफ्लेशन से क्या होगा, डिफ्लेशन से एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। जब डिफ्लेशन ज्यादा बढ़ जाता है यानी प्राइजेस कम है तो आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाओगे, ठीक है। तो इसकी वजह से एंड कैन अर्न फॉरेन एक्सचेंज, आपके मुल्क में ज्यादातर मनी आ जाएगी, ज्यादा पैसे आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो लाइसेंस होल्डर्स है वो क्या करेंगे, कैन इंपोर्ट एनी गुड बट अमाउंट इफ फिक्स्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी, यानी जो भी अब इनके पास पैसे आते हैं, आरबीआई के पास जो भी पैसे आते हैं, ठीक है ना, वो भेजे जाते हैं लाइसेंसड इंपोर्टर, जो माल लाते हैं बाहर के मुल्कों से, उनको वो डॉलर्स बेचे जाते हैं इक्विटी में, ठीक है। किसको कितना देंगे वो फिर गवर्नमेंट डिसाइड करता है। इसी तरह से दोस्तों मेजर्स टू करेक्ट, अच्छा एक और आता है इसमें नॉन मॉनेटरी मेजर्स। अब नॉन मॉनेटरी मेजर में क्या क्या आएगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी ये जो इंडिया का जो प्रोडक्ट्स हैं ये इनकी प्रमोशन करेगा, बाकी के मुल्कों को बोलेगा अरे भाई हमारी चीज़ें हाई क्वालिटीज़ के हैं, हम सस्ती चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है ना, आप हमारी चीज़ों को लो। तो ये एक्सटिमुलेट बेसिकली करेगा अपने चीज़ों को, जब चीज़ें बेचेगा तभी तो डॉलर्स आएंगे मुल्क में, है ना। इसी तरह से दोस्तों इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब कि अगर हमें कोई चीज़ इंपोर्ट करनी होती है जिस पे हमें ज़्यादा डॉलर्स खर्चते हैं, हम वो चीज़ करेंगे जो उसका सब्स्टिट्यूट होगा। फॉर एग्जांपल हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तेल, अगर इंडिया ऐसे करेगा कि वो गाड़ीज बनाएगा जो सोलर पे चलेंगी, जो लाइट पे चलेंगी, ठीक है ना, सोलर एनर्जी पे चलेंगी, तो इंडिया को इंपोर्ट ही नहीं करने पड़ेगा तेल, यानी इंडिया सब्स्टिट्यूट करेगा उन कार्स को विद द वो कार्स, ठीक है, ओके। इसी तरह से दोस्तों इंपोर्ट कंट्रोल। इंपोर्ट कंट्रोल करेगा, क्योंकि जब इंपोर्ट कोई मुल्क करता है तो डॉलर चले जाते हैं और डेफिसिट बन जाता है, तो वो क्या करेगा, दो चीजें, एक तो कोटा और दूसरा टैरिफ। वो अपने इंपोर्टर्स को बोलेगा भाइयों आपको सिर्फ इतना, फॉर एग्जांपल 10 kg राइस लाना है बाहर से, बाकी इससे ज्यादा नहीं, इतना ही इंपोर्ट करो क्योंकि हमारे पास इतने डॉलर्स हैं। तो कोटा, कोटा मतलब इतना ही क्वांटिटी, इतनी ही क्वांटिटी लाओ। दूसरा होता है टैरिफ, यानी जो इंपोर्ट चीजें होती है गवर्नमेंट उन पे ज्यादा टैक्स लगाता है, फिर लोग इंपोर्ट ही नहीं कर पाते, इंपोर्ट का माल कोई खरीदता ही नहीं फिर, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट बंद हो जाता है और ऑटोमेटिकली यहाँ से डॉलर्स बाहर के मुल्क में जाना बंद हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो यहाँ पे जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा था दोस्तों, जो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा अब आपको, देखो दोस्तों ये है करंट अकाउंट, इसमें क्रेडिट इतना है, डेबिट इतना है, ठीक है, नेट कितना है -6.2, दैट मीन्स करंट अकाउंट इज डेफिसिट, क्योंकि माइनस आ गया ना तो करंट अकाउंट इज डेफिसिट। इसी तरह से सर्विसेज, मैंने बोला इंडिया हमेशा सर्विसेज में नंबर 1 पे आता है, तो सर्विसेज में इंडिया का क्रेडिट इतना है, डेबिट इतना है, तो नेट इतना आ गया, ठीक है ना। ये 2016 की बात है, लेकिन अभी की बात अगर करेंगे 2021 तो ये हमेशा पॉजिटिव अब आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है वो एक्सेल फाइल जो आरबीआई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाती है, और फिर इंडिया को और सारे मुल्कों को इसी तरह से ये दिखाना पड़ता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट में कितना है, कैपिटल में कितना है, ठीक है, ओके। अच्छा, दोस्तों रीजंस क्या है, रीजंस क्या है कि इंडिया का जो माल है वो बिकता ही नहीं है, यानी इसी की वजह से फिर ज़्यादा एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाते हम, और हमें ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। पहले होता है हाई प्राइसेस, हम अपनी चीज़ों की इतनी कीमत बढ़ाते हैं कि बाहर का मुल्क इस काबिल ही नहीं होता है कि वो हमारी चीज़ों को खरीदे। दूसरा होता है पुअर क्वालिटी, हम पुअर क्वालिटी चीज़ें बनाते हैं तो बाहर के मुल्क हमें लेते ही नहीं, फिर हमारी चीज़ें रिजेक्ट करते हैं। इसी तरह से पुअर नेगोशिएशन स्किल्स, हमें आता ही नहीं व्यापार करना, कारोबार करना बाहर के मुल्कों के साथ, क्योंकि हमें स्किल्स ही नहीं है ऐसे। इनएडुकेट प्रमोशन, और हम अपनी चीज़ों को एग्जीबिशन में भी नहीं रखते, प्रमोट भी नहीं करते, जैसे एडवर्टाइजमेंट, सेल, बाकी बाकी चीज़ें होती हैं, तो हम ये चीज़ें भी नहीं करते। इसी तरह से पुअर फॉलोअप ऑफ सेल्स, कि जो सेल अब होती है वो भी नहीं हो पाती है, ठीक है, यानी सेल सर्विसेज हमें अच्छी तरह से नहीं आती है। तो ये हैं कुछ काजेज। दूसरे हैं जनरल काजेज। जनरल काज क्या है, डोमेस्टिक, गुड डोमेस्टिक मार्केट, हमें
चीज़ें एक्सपोर्ट ही नहीं करते, क्योंकि हमें मुल्क में ज़्यादा पॉपुलेशन, तो हमारे जो मुल्क के बाशिंदे वो खुद इन चीज़ों को खाते हैं और कुछ बचता भी नहीं, फिर हम इसको बाहर के मुल्क में बेचें। या दूसरी बात ये भी है कि हम अपने ही मुल्क में ज़्यादा रेट पे इनको बेचते हैं एज़ कम्पेयर टू बाहर के मुल्कों में, हम फिर उनको कम रेट आती है, तो हम ज़्यादातर अपने ही मार्केट में इनको बेचते हैं, एक्सपोर्ट ही नहीं करते इन शॉर्ट। इसी तरह से नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़, तो यहाँ पे अगर कोई एक्सपोर्ट करेगा बाहर के मुल्क को, तो पहले उसको मोदी साहब के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पे लाइसेंस बनानी पड़ेगी, फिर जाके उसको जब सेटिस्फैक्शन मिलेगी, फिर जब लाइसेंस मिलेगी, तब जाके ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो ये हेक्टिक प्रोसेस है। इसी तरह से प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक का मतलब होते हैं कि इंडिया बोलेगा कि पाकिस्तान आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ आपका कोई एक्सपोर्टेशन नहीं करना है, बांग्लादेश के साथ नहीं, क्योंकि ये एनिमी कंट्रीज़ है। तो ये चीज़ें जब सामने आती है तो इंसान करे तो क्या करे। इसी तरह से नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो बाहर के मुल्क है वो जब इंडिया का नाम सुनते हैं वो समझते हैं अरे भाई ये तो इन्फीरियर गुड्स होंगे, कितना लगान दोगे, अच्छा आप आज भी आप लोग धोती पहनते हो, यानी इस टाइप की इमेज है उनके जहन में हमारी। तो तब जाके उनको हमारी जो चीज़ अगर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उनको नेगेटिव दबाव ही पड़ता है, नेगेटिव दबाव पड़ता है। इसी तरह से पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास इतने जहाज़ अवेलेबल नहीं है, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम टाइम टू टाइम इन चीज़ों को डिलीवर करें, फ्रिजेज अवेलेबल नहीं है, बाकी बाकी चीज़ें अगर कोई चीज़ फ्रिज में रख के डिलीवर करना होगा तो वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो इन शॉर्ट दोस्तों, दिस वाज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर, जो हमने सिर्फ एक लेक्चर में कंप्लीट किया और एक भी पॉइंट नहीं छूटा। दोस्तों अगर कोई पॉइंट छूटा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन तो है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट छूटा और कौन सा पॉइंट रह गया, तो हम इस पॉइंट को भी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल एक और चैप्टर नया उठाएंगे और वहाँ पे हम आपको वो चीज़ें भी पढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।